नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गूंज, सच की आवाज, देश की गूंज। आज है रविवार 25 जनवरी 2026। देश की बड़ी खबरें हो, बिहार की जमीनी सच्चाई हो या आम आदमी से जुड़ी अहम मुद्दे, हर खबर बिना डर और बिना दबाव के। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि भारत गूंज पर अब शुरू होती है आज की सबसे बड़ी और भरोसेमंद खबरें। बिहार में राजस्व कर्मचारी की 3559 भर्तियां आई है। जी हाँ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने राजस्व कर्मचारी के 3559 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां जो है राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के जरिए की जाएगी। आरक्षण का लाभ जो है राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि बढ़कर 29 जनवरी 2026 हो गई है। पहले कम थी, पहले यह तिथि जो थी 13 जनवरी 2026 थी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्थान से 12वीं पास हो और कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग का ज्ञान हो। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 रुपये है इसका वेतन। और आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 37 वर्ष से कम नहीं हो। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर मानकर होगी। और यहाँ जो दिया गया है, अधिकतम आयु सीमा में बिहार के बीसी या ईबीसी वर्ग या महिलाओं को 3 वर्ष, SC ST को वर्ग को जो है 5 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट होगी। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कौशल परीक्षण के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और इसमें जरूरी सूचना दिया है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी। यानी 40,000 से अधिक आवेदन अगर प्राप्त होते हैं तब जो है प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। और इसके आगे दिया है कि विभिन्न चरणों में परीक्षा किए जाने पर परीक्षा का परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार होगी। आवेदन की प्रक्रिया की अब बात करते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया सबसे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर लॉगिन करें और होम पेज पर सूचना पट पर क्लिक करें। और उसके बाद खुलने वाले पेज पर भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इसमें से जो है ये दिखाई देगा एडवाइजर इतना और इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विज्ञापन पर जो है क्लिक करें। और उसके बाद नए पेज नोटिफिकेशन की PDF फाइल खुल जाएगी। इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें। आवेदन के लिए जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इस वेबसाइट www.onlinebssc.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। और आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क जो है सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया देय है। शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन करना होगा। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो इसे जाकर आप लोग जो भी योग्य उम्मीदवार हैं ऑनलाइन जरूर कीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। समिति ने कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा, जबकि परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पूर्व बंद कर दिया जाएगा। समिति द्वारा जारी सूचना के अनुसार मैट्रिक परीक्षा का आयोजन 17 से 25 फरवरी तक राज्य के सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। वहीं इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 का आयोजन 2 से 13 फरवरी तक होगा। निर्देश के अनुसार प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व यानी 8:30 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार सुबह 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। द्वितीय पाली की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को दोपहर 2 बजे परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व यानी 1 बजे से प्रवेश की अनुमति होगी। केंद्र का मुख्य द्वार दोपहर 1:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। निर्धारित समय के बाद आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। विलंब से पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित होने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित परीक्षार्थी की होगी। बिहार में मनरेगा का दायरा बढ़ेगा, इसमें कई नई योजनाएं शामिल होगी। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण विकास विभाग जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। नई योजनाओं में स्कूलों की 4 दीवारी, सोलर लाइट, हाट बाजार और तटबंधों के निर्माण आदि को शामिल किया जा रहा है। इसका भी अध्ययन किया जा रहा है कि कौन कौन से कार्य इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसके लिए जल संसाधन, कृषि और शिक्षा समेत अन्य विभागों से विमर्श चल रहा है। 7 जनवरी को जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार समेत अन्य अफसरों की बैठक हुई थी। इसमें 20 क्यूसेक से कम क्षमता वाले नहरों की सफाई, उड़ाही, तटबंध आदि कार्य जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की देखरेख में कराने पर सहमति बनी है। वहीं हाट बाजार को विकसित करने के लिए कृषि विभाग से सूचना ली गई है।
अब तक गंगा जल के उपयोग के लिए केंद्र की तरफ से टकटकी लगाकर देखने वाले बिहार को पहली बार गंगा के पानी में हिस्सेदारी मिल सकती है। बिहार को 900 क्यूसेक गंगा जल के उपयोग की अनुमति केंद्र की ओर से दिए जाने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब आधिकारिक रूप से गंगा नदी के पानी में बिहार को निर्धारित हिस्सेदारी मिलेगी। अब तक गंगा जल में बिहार का कोई निर्धारित कोटा नहीं रहा है। हालांकि बिहार ने गंगा नदी के पानी में कम से कम 2000 क्यूसेक पानी की हिस्सेदारी मांगी थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की आंतरिक समिति ने बिहार में 900 क्यूसेक पानी दिए जाने की अनुशंसा की है। उसने अपनी रिपोर्ट में शुष्क अवधि के दौरान मानसून के ठीक पहले 5 महीने में बिहार को पानी देने की बात कही है। जनवरी से मई तक की अवधि को शुष्क मौसम माना जाता है, जब गंगा में पानी की सबसे अधिक कमी रहती है। हालांकि जल शक्ति मंत्रालय की आंतरिक समिति की इस रिपोर्ट पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन समिति की रिपोर्ट के बाद गंगा जल की आपूर्ति का रास्ता अवश्य खुल गया है। पटना विश्वविद्यालय में 45 प्राध्यापक जो हैं प्रोन्नत होंगे। ये सभी वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हैं। प्रोन्नत होने के बाद ये प्रोफेसर बनेंगे। विश्वविद्यालय में शनिवार को प्रोन्नत की कमेटी पहली बैठक हुई है। रविवार को भी बैठक होगी। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करने वाले सूची में 4 से 5 वैसे प्राध्यापक शामिल हैं जो 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वर्ष 2023 में किन्हीं कारणों से ये प्राध्यापक प्रोन्नत नहीं किए गए थे। अब विश्वविद्यालय ने इन प्राध्यापकों को सेवानिवृत्त होने से पहले यह लाभ देना चाहता है। कमेटी की बैठक के पहले दिन 30 एसोसिएट प्रोफेसर का साक्षात्कार होगा। पहले दिन के साक्षात्कार में 30 एसोसिएट प्रोफेसर शामिल हुए थे। 15 प्राध्यापकों का साक्षात्कार रविवार को होगा। पहले दिन इन प्राध्यापकों के कागजातों की जांच के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। साक्षात्कार की समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय में रविवार को ही सिंडिकेट की बैठक होगी। यहां से अनुमति मिलने के बाद प्रोन्नत किए गए प्राध्यापकों की अधिसूचना जारी की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अजमेर ने असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के 28 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए की जाएगी। हर तरह के आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के सभी वर्ग के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2026 है। असिस्टेंट डायरेक्टर कुल पद जो है इसमें 8 हैं। योग्यता की बात करें तो न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ जूलॉजी या मोलेकुलर बायोलॉजी आदि में एमएससी की डिग्री हो, या द्वितीय श्रेणी के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी जिसमें फोरेंसिक जीव विज्ञान या सीरोलॉजी या डीएनए में विशेषज्ञता हो। बिहार के किशोरी लड़कियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए प्रत्येक स्कूल में सखी सहायता डेस्क स्थापित किया जाएगा। यह व्यवस्था सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में की जाएगी। सखी सहायता डेस्क के तहत स्कूलों में किशोरी लड़कियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें किशोरी लड़कियों के स्वास्थ्य संबंधी सामग्री रहेगी। इसके तहत महीने की प्रत्येक 8 तारीख को स्कूलों में किशोरी स्वास्थ्य दिवस कैंप का आयोजन किया जाएगा। सखी सहायता डेस्क कक्ष में लिखा जाएगा। स्कूल के एक कमरे में सखी सहायता डेस्क स्थापित किया जाएगा। इस कमरे के एक भाग को चिन्हित कर दीवार की पुताई, दीवार लेखन, साज सज्जा, टेबल कुर्सी, अलमारी, एक छोटा फाइल कैबिनेट बॉक्स आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका संचालन स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर किया जाएगा, जिसमें अनीमिया जांच के लिए त्रैमासिक टेस्ट टॉक ट्रीटमेंट कैंप का आयोजन होगा। कैंप आयोजन स्कूल के प्रधानाध्यापक की देखरेख में होगी। प्रत्येक शनिवार को विद्यालय स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी। प्रधानाध्यापक शनिवार होने वाले कार्यक्रम की फोटो और वीडियो बनाकर संग्रहित करेंगे और इसकी जानकारी संबंधित विभाग को देंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सखी सहायता डेस्क के संचालन के लिए प्रति विद्यालय 10,000 रुपये आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा किशोरी लड़कियों को जागरूक करने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रांकन, निबंध, पोस्टर मेकिंग आदि आयोजन किए जाएंगे। पटना सहित बिहार के मौसम में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। हालांकि 28 जनवरी को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के आसार हैं। इस कारण उत्तर बिहार के 11 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अन्य जिलों में आंशिक तौर पर बादल छाने के आसार हैं। हालांकि बारिश के बावजूद ठंड में बढ़ोतरी नहीं होगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, वैशाली और समस्तीपुर में बारिश की चेतावनी जारी की है। शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहे। पटना के कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं ज्यादातर जगहों पर आसमान साफ रहेगा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है में विशेष बदलाव नहीं होगा। शनिवार को राजधानी पटना में आंशिक तौर पर बादल छाए रहे। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान जो है 25.2 और न्यूनतम तापमान जो है 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में एआई लैब और लैंग्वेज लैब में बच्चे पढ़ाई करेंगे, ताकि ये बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और तकनीकी शिक्षा में निजी विद्यालयों के बच्चों से नहीं पिछड़े। इसके लिए सरकार अभी सभी 31,297 मध्य विद्यालयों में एआई आधारित लैब तथा लैंग्वेज लैब स्थापित करने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राशि मुहैया कराएगी। नए वित्तीय वर्ष में 2026-27 में बिहार के स्कूली शिक्षा को तकनीक के साथ जोड़ी जाएगी। एक सरकारी विद्यालय हाईटेक बनेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वैश्विक शिक्षा की चुनौतियों को देखते हुए विद्यालय स्तर पर इंटीग्रेटेड एकीकृत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ नवाचार को बढ़ावा देना प्राथमिकता में है। 4621 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटीग्रेटेड साइंस लैब की स्थापना हो चुकी है। इस वर्ष 3991 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटीग्रेटेड साइंस लैब स्थापित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार द्वारा अटल
टिंकरिंग लैब और रोबोटिक्स की भी स्थापना की जा रही है। नीतीश कुमार सभी सरकारी विद्यालयों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था देना चाहते हैं कि 12वीं के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने से पहले हर छात्र विद्यालय में स्मार्ट क्लास, इंटीग्रेटेड साइंस लैब व AI आधारित लैब से परिचित हो चुके हो। 5277 प्रारंभिक विद्यालयों में ICT लैब और 6113 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित किया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन भी सरकारी विद्यालयों में लागू। केंद्र प्रायोजित अटल इनोवेशन मिशन AIM भी सरकारी विद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया जा रहा है। इससे विद्यालय स्तर पर शिक्षा में बदलाव के साथ साथ युवा मस्तिष्कों में रचनात्मक प्रोत्साहन को सक्षम बनाएगा। युवाओं को नवाचार व उद्यमिता में प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की यह प्रमुख पहल है। अटल टिंकरिंग लैब से रचनात्मकता को मिलेगा बढ़ावा। जी हाँ, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल में शामिल अटल टिंकरिंग लैब से विद्यालय स्तर पर बच्चों को में जो है रचनात्मक और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। जल्द ही हर विश्वविद्यालय में अटल इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो स्टार्ट एम्स के फलने फूलने के लिए इकोसिस्टम तैयार करेगा। सेंटर में उद्यमियों द्वारा युवाओं को निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सीड फंडिंग और इंडस्ट्री नेटवर्क संबंधी जानकारी देने के साथ साथ और कार्यस्थल पर भ्रमण भी कराया जाएगा। बिहार राज्य में आने वाले दिनों में 1,13,971 स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों व प्री स्कूलों के बच्चों के ड्रेस सिलाई जीविका दीदियां करेगी। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश के सभी प्रमंडलों में तकरीबन 50 लाख बच्चों को ड्रेस तैयार कर उन्हें प्रति वर्ष 2 सेट उपलब्ध कराई जाएगी। जीविका दीदियां आंगनबाड़ी केंद्रों के भविष्य संवारने में जुटी हुई है। यह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और एक रूप पोशाक उपलब्ध कराने के लिए अपने हाथों से हुनर को निखार रही है। इससे 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को न सिर्फ आकर्षक पोशाक उपलब्ध हो रहे हैं, बल्कि समूह की दीदियों के लिए सम्मानजनक आजीविका का जरिया भी तैयार हो चुका है। बच्चों के ड्रेस की सिलाई से समूह की दीदियों के लिए 225 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। तो आज की खबरें यही समाप्त होती है। आप देख रहे हैं भारतगुंज। अगर आपको सच पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और खबर को शेयर जरूर करें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।